हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बॉटनी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डाइट या फिर डी ट्रिपल एसबी, बिहार पीजीटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पीजीटी टीजीटी लेवल के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सिलेबस लिखा हुआ है कि किस किस एग्जाम का ये सिलेबस है। केवीएस एनवीएस भी इनमें इंक्लूडेड है। इसका जो जीव विज्ञान का जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सभी जितने भी इन राज्यों में जितने भी शिक्षक भर्ती हुई है, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है शेयर किए गए हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, यानी कि एकदम अपग्रेडेड बुक है। इसमें एलटी ग्रेड के पाठ्यक्रम, पीजीटी टीजीटी के पाठ्यक्रम, सबके अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने, आपने देखा कि वायरस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग जीवाणु पढ़ रहे हैं। जीवाणु में टोटल 90 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है 60 क्वेश्चन। अब हम 60 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कवक यानी कि फंगी, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, अगर जिस दिन हमारा ये चैनल 10 के सब्सक्राइबर पहुंच गया और हमारे इस जो बॉटनी की क्लासेस हैं, इस पे अच्छे खासे व्यू और अच्छे खासे कमेंट आने लगे, उसी दिन एक जीवाणु हम जिस दिन उठाएंगे, चाहे उसमें 90 क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 100 क्वेश्चन हो, चाहे 200 क्वेश्चन हो, एक चैप्टर को एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, एक ही वीडियो में। चाहे 2-2.5 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे लग जाए, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाना होगा, सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा और कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करने होंगे। तो आज हम लोग जीवाणु के यानी कि बैक्टीरिया के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले बैक्टीरिया के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था, उसी में मैंने आपको दिखाया था कि बार ग्राफ के माध्यम से किस तरह से, मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया। अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो इसी चैनल पर जाइए और जो बॉटनी की फर्स्ट क्लास है उसमें देखिए, मैंने आपको बार ग्राफ के माध्यम से सब सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक, आगे के क्वेश्चन अब चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज का हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स उनको भी जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आ बायो इंसेक्टिसाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक इंसेक्टिसाइड्स के रूप में प्रयुक्त होता है? बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस यूरिएजेंसिस या बैसिलस बेवरे। कौन सा वो है जो बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी बैसिलस यूरिजिएंसिस। प्रोटीन विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, जो एक जैविक यानी कि बायो इंसेक्टिसाइड्स है, जो कीड़ों के विभिन्न समूहों के खिलाफ सक्रिय जीवाणु है। इसमें मक्खी, मच्छर, पतंगा आदि जो है वो शामिल होते हैं। यह एक जैविक नियंत्रण विधि है। वो क्या है? एक जैविक नियंत्रण विधि है जो रासायनिक कीटनाशकों का एक विकल्प है। इसे 1961 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा कीटनाशकों के उपयोग के लिए पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में 130 से अधिक पंजीकृत कीटनाशक उत्पादक जो हैं वर्तमान में पाए जाते हैं, जिसमें से बैसिलस यूरिजिएंसिस एक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्रोटीन विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो पीड़क कीटनाशकों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है? ऑप्शन एजोटोबैक्टर क्रूकोकम, माइकोबैक्टीरियम स्पी, एसेरिसियाई कोलाई, बैसिलस यूरिजिएनेसिस। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बैसिलस यूरिजिएनेसिस है, इसी को बायो
इंसेक्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं पे यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा वो है जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेट्स के रूप में किया जाता है, यानी इंसेक्ट को रोकने के लिए किया जाता है। बस पूछने का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी कहने का तात्पर्य दोनों का वही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैसिलस यूरिजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी कि इसे आप ऐसे रख सकते हैं, या मिट्टी में रहने वाला जीवाणु है। सामान्यतः यह जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। बैसिलस यूरिजेनेसिस जीवाणु कीट जैविक नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रोटीन विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन या ऑन। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या सेल मेम्ब्रेन में। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम किस पे पाया जाता है या किन में पाया जाता है? इन का मतलब में, ऑन का मतलब पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन पर। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनवीएस पीजीटी और यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम कोशिका झिल्ली में स्थित होता है। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के उंगलियों की तरह के आवरण को मेसोसोम के रूप में जाना जाता है। यह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम इसी में स्थित होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये एक जीवाणु की कोशिका है। ये जो जीवाणु की कोशिका है इसी में आप देख पा रहे हैं इसकी जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसी में एक ऐसे जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है उसी तरह इसमें भी मेसोसोम पाया जाता है। ये मेसोसोम क्या करते हैं कि सतह क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं। सतह क्षेत्र यानी ये इतना अंदर गया तो इतना सतह बढ़ गया ना, इसी को फैला देंगे तो कम से कम यहाँ तक आएगा। तो यही क्या करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिर कारकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश सोपोषी है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजोट्रोपस इज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक इन अ एरोबिक एटमॉस्फेयर? नाइस्टॉक, राइजोबियम, कोलेस्ट्रिडियम या फिर रोडोस्पाइरिलियम। कौन सा वो है जो प्रकाश सोपोषी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोडोस्पाइरिलियम। रोडोस्पाइरिलियम एक अवायवीय डायजोट्रॉफ है जो ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश सोपोषी है। यानी कि सभी लोग अपना भोजन बनाते हैं लेकिन इन्हें भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जैसा आप सभी को पता है जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन रोडोस्पाइरिलियम एक ऐसा जीवाणु है जिसको भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। रोडोस्पाइरिलियम बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोटाइल सर्पिल आकार का होता है। सर्पिल यानी कि कुछ इस आकार का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक नोट में दिखा देती हूँ, कुछ इस आकार का। ठीक है, सर्पिल आकार का होता है। ये विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में भी उग जाते हैं। यह एक वैकल्पिक अवायवीय है, ठीक है, जिसे आप फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहते हैं, ये वही है। डायजोट्रॉफ बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया जो होते हैं ये दोनों डायजोट्रॉफ होते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया गैस जैसे अधिक उपयोगी रूप में स्थिर करते हैं। कौन? बैक्टीरिया और आर्किया जो होते हैं, आर्किया समूह के जो होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया जिन्हें आप जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल इज। मतलब कौन सा वो सूक्ष्म जीव है जो ऑयल स्पिलिंग को साफ किया जाता है? ऑयल स्पिलिंग का होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में, नदियों में, जब बड़े बड़े टैंक में भर के जहाज़ों से ऑयल जाता है तो ये ऑयल जो है छलक कर पानी में गिर जाता है और ये पानी की सतह पे पूरी तरह से फैल जाता है, जिससे अंदर जो स्थित जो होते हैं, जिसके अंदर जीव पाए जाते हैं, उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। तो इसी जो ऑयल स्प्लिटिंग है, इसी को रोकने के लिए, ऑयल स्पिल्स को रोकने के लिए जेनेटिकली, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो इस ऑयल को खा के नष्ट कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो जाता है वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किया गया है उसको भी डाल दिया जाता है, जिससे ये ऑयल की परत जो है ये हट जाए ऊपर से। तो वही बैक्टीरिया का नाम पूछा जा रहा है, वो कौन सी बैक्टीरिया है जिसको जेनेटिकली तैयार किया गया है? स्यूडोमोनास प्यूडिटिडा, एसेरिशिया कोलाई, बैसिलस सबटिलियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह रॉड शेप का होता है, यानी कि कुछ इस आकृति का होता है, और यह मृत्योपजीवी मृदा जीवाणु है। यह एक आनुवांशिक रूप से डिजाइन किया जाने वाला जीवाणु है। इसमें प्रदूषकों को कम करने के लिए कई अलग अलग प्लाज्मिड होते हैं। इसे आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा विकसित किया गया है और सुपर बग या चक्रवर्ती बग के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसे सुपर बग के नाम से जाना जाता है? तो यही स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो है, इसी को सुपर बग और इसी को मोहन बग के नाम से या चक्रवर्ती बग के नाम से भी जाना जाता है। आजकल आनुवांशिक रूप से डिजाइन किए जाने वाले जीवाणु का उपयोग जो तेल का रिसाव है या ऑयल स्पिल है, इसको साफ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सल्फर बैक्टीरियम है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सल्फर बैक्टीरियम? नाइट्रोसोमोनास, क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर या बैगियाटोआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगियाटोआ। बैगियाटोआ एक सल्फर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सल्फर युक्त स्थलीय और जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये सल्फर यौगिक सल्फाइड के तत्व सल्फर के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है? जैसे H2S हो गया, सल्फर और हाफ जो है ऑक्सीजन इसमें मिलाया जाता है, जिससे ये सल्फर प्लस जल में जो है टूट जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय? कौन सी वो बैक्टीरिया है जो टिटनस रोग उत्पन्न करता है? अब देखिए, अगर नॉर्मल किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा टिटनस जो है वो कैसा रोग है, क्या वह बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर फंगल है, या फिर प्रोटोजोअल है। लेकिन आपको जो टीजीटी पीजीटी लेवल पे या पीसीएस लेवल पे एग्जाम देंगे तो आपको पूछा जाएगा कि टिटनस रोग उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया का क्या नाम है। क्या वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है ये लेप्रोसी रोग कंसीडर करता है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा दिया सेल्मोना टाइफोसा। सेल्मोना टाइफोसा ये टाइफाइड उत्पन्न करता है। डिप्लोकोकस निमोनिया ये निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये टिटेनी रोग उत्पन्न करता है, यानी टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि टिटनेस रोग को ही धनुष टंकार भी कहा जाता है, इसी को धनुष स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मनुष्य का शरीर होता है वो बिल्कुल अकड़ जाता है जब टिटनेस होता है, और यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगे, अधिकांश कहा जाता है लोहे की चोट से जो है टिटनेस रोग जो है, इसके जब चोट लगा होता है यहाँ से जीवाणु प्रवेश कर जाता है और धूल गोबर आदि के माध्यम से मतलब घाव के रास्ते शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाता है। इसी से क्या होता है, टिटनेस रोग होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको कहीं भी चोट लग जाए, लोहा लग जाए, तो आपको टिडवैक जरूर लगवा लेना चाहिए। टिडवैक क्या है? तो ये एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, इससे आपको हर 6 महीने में एक बार जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मतलब इफेक्ट रहता है वो 6 महीने तक ही रहता है, यानी कि साल में 2 बार आपको टिडवैक जरूर लगवाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप टिटनेस से पीड़ित ना हो, क्योंकि टिटनेस रोग बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है, व्यक्ति ना बोल पाता ना खा पाता है, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो जाती है इसमें। और इसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जिम्मेदार है। सल्मोनेला टाइफोसा से टाइफी होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से लेप्रोसी होता है, और डिप्लोकोकस निमोनिया से निमोनिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलसी जिसे जूट कहा जाता है, अलसी अलसी अलग हो गया, जूट अलग हो गया। ठीक है, दोनों के बारे में पूछा है। फ्लैक्स या फिर जूट के स्तंभ में अल्पगन यानी कि रैटिंग में प्रयुक्त होने वाला पैक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है। द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स या जूट स्टेम रिटेनिंग इज, रैटिंग है, रिटेनिंग नहीं है, सॉरी। वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? माइरोथीशियम बैरूकेरिया या फिर क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम, म्यूकर ह्यूमिलिस, एस्परजिलस नाइजर। कौन सा वो सूक्ष्म जीव है जो अलसी या जूट के स्तंभ के रेटिंग में प्रयुक्त हुआ जाता है, मतलब उसके पैक्टिन में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम। क्लास्ट्रीडियम फ्लैक्स या क्लास्ट्रीडियम जो है ये फ्लैक्स और जूट स्टेम रेटिंग प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला पैक्टिन पचाने वाला सूक्ष्मजीवों में उपयोग किया जाने वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसे क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम
का एक जीनस है, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम का एक जीनस है क्लास्ट्रीडियम फ्लैक्स, ये जो है यूज होता है। ये जीवाणु मुख्य रूप से पौधे के पैक्टिन को विघटित करते हैं और इस प्रकार तंतुओं को मुक्त करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सिमाइड विमुक्त किया गया है। साइक्लोहेक्सिमाइड वाज आइसोलेट फ्रॉम, कहाँ से विमुक्त किया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, जेंथोमोनास सिट्री, इरविनिया एमाइलोवोरा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केविस से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से साइक्लोहेक्सिमाइसिड, जिसे एक्टिडियोन कहा जाता है, इसी से वियुक्त किया जाता है। साइक्लोहेक्सिमाइड एक एंटीबायोटिक है जिसमें महत्वपूर्ण एंटीफंगल गुण होते हैं। या स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादक उपभेदों यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन द्वारा निर्मित किया जाता है और प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करने का कार्य करता है। साइक्लोहेक्सिमाइडिस को 1946 में यानी 1946 में अल्मा जोसलिन विफेन वार्डसेल ने, मतलब अगर आपसे पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो वाक्सडेल के द्वारा इसकी खोज की गई। इन्होंने अपजॉन कंपनी में खोजा था, ठीक है। किस कंपनी में? अपजॉन कंपनी में। अगर पूछा जाए साइक्लोहेक्सिमाइड को किसने खोजा, तो वार्कडेल नामक साइंटिस्ट ने 1946 में अपजॉन कंपनी में खोजा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन टीएमबी, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट या वॉलबॉक्स। डीएनए के जो वृत्ताकार अणु हैं यानी कि जो सर्कुलर मॉलिक्यूल हैं वो किस में पाए जाएंगे? तो डीएनए के जो सर्कुलर मॉलिक्यूल होते हैं वो बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस अंग है जिसमें गोलाकार डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए होता है जिससे ये जो है प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में अपना खुद का डीएनए होता है और कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ओके। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। कीट रोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन के से किया जाता है जो लिया गया है एक कीट से, एक जीवाणु से, एक वाइड रिलेटिव ऑफ कॉटन यानी कि कपास के एक वन संबंधी से, या फिर एक विषाणु से। किससे लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ बैक्टीरिया, एक जीवाणु से लिया गया है। कीट रोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया जाता है जो कि एक जीवाणु से लिया गया है। बीटी कॉटन का नाम आप सभी ने सुना होगा। बीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है जो एक कीटनाशक का उत्पादन करती है। जीवाणु बैसिलस थ्यूरिगिनेसिस, जिसे बीटी कहा जाता है, नेचुरल रूप से चुनिंदा कीड़ों के लिए हानिकारक रसायनों का उत्पादन करता है। बैसिलस थ्यूरिगिनेसिस के बारे में अभी हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे, तो ये क्या करता है? कीटनाशक का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन। उच्च जीवों के कुछ कोशिकांगों में पाया जाने वाला राइबोसोम के प्रकार इनमें भी पाए जाते हैं। विरियॉन्स, बैक्टीरिया, वायरॉइड या बैक्टीरियोफेज। किस में पाया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। उच्च जीवों के कुछ कोशिकांगों में पाया जाने वाला जो राइबोसोम है वो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। राइबोसोम कैसा होता है? तो राइबोसोम गोलाकार होता है, इसका जो व्यास होता है वो 260 एंगस्ट्राम होता है। कैसा होता है? 260 एंगस्ट्राम होता है। राइबोसोम क्या कार्य करता है? तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 80S। तो 70S जो होता है ये जीवाणु, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और 80S जो होता है ये सभी यूकैरियोटिक जीवों में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, कॉरिनी बैक्टीरियम या फिर जेंथोमोनास? कौन सा एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कॉरिनी बैक्टीरियम। कॉरिनी बैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम अभिरंजक परीक्षण में जीवाणु समूह क्रिस्टल को वायलेट रंग से रंगा जाता है, आप सभी को पता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है ये वायलेट रंग में प्राप्त होता है, जो ग्राम नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ये हमें गुलाबी रंग में प्राप्त होता है। जिसमें कॉर्नी बैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका रंग हमें बैगनी जो है वो मिला था परीक्षण के दौरान। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि कोशिका भित्ति के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ जीवाणु समूह बैगनी रंग धारण कर लेते हैं और कुछ जीवाणु जो रहते हैं वो रंगहीन रहते हैं। इन जीवाणुओं पर जब पुनः गुलाबी रंग डालने पर रंगहीन जीवाणुओं की कोशिकाएं गुलाबी धारण कर लेती हैं और पहले से बैगनी रंग धारण कर चुकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बैगनी रंग में ही रह जाती हैं। इसी परीक्षण में बैगनी रंग धारण करने वाले को पॉजिटिव और न धारण कर मतलब गुलाबी रंग धारण करने वाले को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर 14 पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड जो हैं वो एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, 14 या 40 ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा, रुकिए मैं बताती हूँ। 14 ही सही है, 14 पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड जो हैं वो एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो वायलेट कलर होता है उसको जो है धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यहाँ डायग्राम से भी आप देख लीजिए, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये इसी की मात्रा इसमें कम होती है, इसमें 14 पेप्टाइडोग्लाइकेन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये जो है बैगनी रंग जो है धारण कर लेते हैं। ठीक, इनको ग्राम पॉजिटिव और इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब था कौन सा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब था कि एक मिनट रुकिए, कॉर्नी बैक्टीरियम जो है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज? किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवांशिक पदार्थ के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसलोकेशन? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि ट्रांसडक्शन। जब किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवांशिक पदार्थ हस्तांतरित किया जाता है तो उसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। 1952 में जिंडर, एक मिनट, 1952 में दो साइंटिस्ट थे, एक नाम था जिंडर और दूसरा नाम था लेडरबर्ग। इन दो वैज्ञानिकों ने लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन की खोज की गई थी। इनके अनुसार जीवाणुओं के गुण जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए द्वारा दूसरे जीवाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये एक प्रकार का वायरस है, लेकिन ये क्या करता है, जीवाणुओं में अपना भोजन जीवाणुओं से प्राप्त करता है। ठीक है, जीवाणुओं में डीएनए होता है, इसके द्वारा ये गुणन स्थानांतरित करते हैं, यानी कि ये गुण जो है ये इसको स्थानांतरित करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिस्ट्रिक्ट ट्रांसडक्शन और एक जनरल ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड? यानी कि आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है कौन सा असत्य है। पहला दिया है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ है। ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये सत्य है, ये गलत हो नहीं सकता। दूसरा दिया है, मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाई इन्फेक्शन विदाउट वेयरिंग अबाउट द डेथ ऑफ होस्ट सेल। प्लाज्मिड आश्रित कोशिकाओं को मारे बिना संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात, ये भी सही है। तीसरा दिया है, प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्र के से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तीसरा भी सही है। चौथा दिया है, प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड बट इनर पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट्स। प्लाज्मिड अनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है। यही आपका गलत हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा असत्य है। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही, मतलब उनको नुकसान पहुंचाए बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका में संक्रमण को पहुंचा सकते हैं, या आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्रों के संबंध स्थापित कर सकते हैं, या आनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये निष्क्रिय नहीं होते हैं, कैसा होता है, सक्रिय होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका गलत जवाब हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा असत्य है।
अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज टेकन बाई अ HFR strain of E. coli टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम ऑफ F strain? ई कोलाई के एक HFR स्ट्रेन को अपने पूरे जीनोम को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 मिनट। ई कोलाई के एक HFR स्ट्रेन को अपने पूरे जीनोम को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में 90 मिनट का समय लगता है। F सेल के अंदर DNA को जो रिसेप्टर होता है यानी कि जो प्राप्तकर्ता होता है उसके गुणसूत्र में इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत किया जाता है। जो प्राप्तकर्ता के जीन के वर्जन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्राप्तकर्ता जब स्थानांतरित जीन वहन करता है यानी कि जो F कोशिकाएं होती हैं, F सेल रहती हैं, जबकि दाता जो होता है, जो डोनर होता है, ये HFR रहती है। ठीक है, जो प्राप्तकर्ता होता है वो F जीन को प्राप्त करता है और जो डोनर होता है ये HFR होती है। और इन दोनों को स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है? 90 मिनट का समय लगता है। NVS PGT और UP PCS दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लक्षणिक रंग हैं एंथोसाइनसिस, फिकोजेनेसिस, फाइकोसाइनसिस या फिर फाइक्रोइरिथ्रिन। साइनोबैक्टीरिया के लाक्षणिक रंग कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइकोसाइनिन। साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। एकमात्र प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी को साइनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है साइनोबैक्टीरिया, इसके लाक्षणिक रंग फाइकोसाइनिन के कारण होता है। इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन तथा फाइक्रोइरिथ्रिन भी पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है और आपको उस पर विचार करने के लिए दिया है। उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसियस एक मृदा जीवाणु है। क्या एक्कोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसियस एक सॉइल बैक्टीरिया है? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, TI तथा RI प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वो एक्कोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस से प्राप्त होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आपका बिल्कुल सही है। जो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, एल्टीग्रेड GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस एक मृदा जीवाणु है जो TI तथा RI प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। ये एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस से प्राप्त होता है। अतः आपका दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सही है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड आर एब्सेंट इन। TI प्लाज्मिड कहाँ एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट दिया है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये भी एल्टीग्रेड GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम में, सिम्बिडियम में या फिर डेंड्रोवियम में, सीजीजियम में, किसमें जो है वो TI प्लाज्मिड जो होता है वो उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा था कि TI और RI दोनों ही प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। TI प्लाज्मिड एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम के 28 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर रखा जाता है। अगर इससे 28 डिग्री से ऊपर रख दिया जाए तो जो TI प्लाज्मिड है ये समाप्त हो जाता है। TI प्लाज्मिड का व्यापक रूप से आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में कपास, टमाटर, आलू, मक्का इन सबको उगाने के लिए TI का यूज किया जाता है ताकि इनकी पैदावार अत्यधिक हो सके। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरियम ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर्स एज। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरियम किस रंग के प्रतीत होते हैं? लाल यानी कि रेड, वायलेट, ग्रीन या वाइट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड। हरे प्रकाश में उगने वाले जो साइनोबैक्टीरियम होते हैं ये लाल रंग के प्रतीत होते हैं। बरसात के दिनों में जमीन हरे रंग की दिखने लगती है और यह फिसलाऊ हो जाती है। इस जमीन में नीले हरे शैवाल, जिसे आप बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी उग जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। हरे प्रकाश में कोशिकाएं अधिक फाइकोएरिथ्रिन जमा करती हैं जो प्रकाश को अवशोषित करती है, जबकि लाल प्रकाश में वे अधिक फाइकोसाइनिन का उत्पादन करती हैं जो लाल प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, अगर पूछा जाए हरे प्रकाश को कौन अवशोषित करता है तो फाइकोएरिथ्रिन करता है। लाल प्रकाश को कौन करता है? फाइकोसाइनिन करता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरियम लाल रंग के दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए।
एलटी ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन हस्तांतरण का यह लक्षण है। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाई ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्ट। प्रगति नाम से ही एक कमेंट आ रहा था। प्रगति जी, आपको बता दें कि आपको पर डे वीडियो मिल रहा है। अब आपका काम है कि कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका ही नहीं, आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़, जैसे प्रगति जी कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं, वैसे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहा करिए और अपनी उचित राय को पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि आपके द्वारा मुझे इस वीडियो के लिए कोई चार्ज तो मिल नहीं रहा। अब मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा? आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहा करिए। एक दो लोग हैं जो, मैं आपको कमेंट बॉक्स एक बार दिखा देती हूँ, आप लोग बने रहिए, जो कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं। रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा कमेंट बॉक्स है। इसमें कुछ लोग जो है जैसे प्रगति तिवारी हैं, इनका हर वीडियो पे कमेंट रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रियांशु कुमार, इनका भी कमेंट अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। आज एक नया कमेंट आया है निशा गौतम का। इन्होंने लिखा है, आप पहले से ही सही ऑप्शन मत देखिए। हमारे इसी चैनल पर ना जीएसजीके भी, एलटी ग्रेड के लिए जीएसजीके भी चल रहा है, तो इन्होंने बताया कि आप पहले से ही सही क्वेश्चन का आंसर मत दिखाया करिए। तो निशा गौतम जी, आपको बता दें, हमारे ही कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि मैम आप ना जब सॉल्व कराती हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को दिखा के सॉल्व कराया करिए, उसका आंसर दिखा के सॉल्व कराया करिए। इसीलिए ना मैं आपको आंसर जो है दिखा के तब सॉल्व कराती हूँ। अब आप कह रही हैं कि जो है एक्सप्लेनेशन मत दिखाया करिए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्रियांशु कुमार का आया है, आप खुद देख लीजिए। मैम, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको दिखाकर समझाया करिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कैसे मतलब दिखा के कराऊँ, नहीं दिखा के कराऊँ, क्या करूँ, अब आप ही समझिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप सब लोग जो कमेंट करेंगे, जो कमेंट मुझे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा कि दिखा के कराइए या नहीं दिखा के कराइए, इस तरह से आप सभी को अपना जो है जवाब जरूर देना है। एक भारती सिंह है, ये भी अच्छा खासा मतलब सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से आप भी कमेंट बॉक्स में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके नाम को भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। आज के कमेंट में आप सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको ये जरूर बताना कि आपको ये वाला पार्ट, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देख के एक्सप्लेनेशन सुनना है या बिना देखे, ठीक है। आपको जरूर बताना है, ओके। उसी हिसाब से मैं आगे की वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ आज, अभी अगला क्वेश्चन था, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कायांतरण के द्वारा जीवाणुओं में जीन हस्तांतरण का यह लक्षण है। पहला है, अधिकांश जीनदाता हस्तांतरित किए जाते हैं। दूसरा है, इसमें प्लाज्मिड की जरूरत है। तीसरा है, यह ग्राही कोशिकाओं के फेज संक्रमण पर निर्भर है। चौथा है, दाता से निकाले गए सहज डीएनए से वहन किया जा सकता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक। इस उसमें प्लाज्मिड की जरूरत होती है। बैक्टीरिया में जीन हस्तांतरण के लिए प्लाज्मिड वाहक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो किसी जीन का द्विगुणन करने में प्रयोग होता है। जीवाणु संयुग्मन की प्रक्रिया के दौरान आनुवांशिक सामग्री का हस्तांतरण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए प्लाज्मिड को एक मेटिंग जोड़ी यानी मेटिंग पेयर के एक जीवाणु यानी कि दाता से दूसरे जीवाणु जो प्राप्त करता होता है, पाइल्स के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। इसका मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया था कि दो जीवाणु हैं, इन दोनों में एक पाइल्स लगा होता है। इसी के माध्यम से जो है ये एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉर्क स्क्रू यानी कि कॉर्क पेच सेव फ्रॉम द बैक्टीरिया आर। कॉर्क पेच के आकार के जीवाणु होते हैं बैसलाई, संवृत जीवाणु यानी जिसे आप स्टार बैक्टीरिया कहते हैं, या फिर स्पाइरोकीट्स, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज। कॉर्क स्क्रू के आकार का कौन सा जीवाणु होता है? तो देखिए, जीवाणुओं के अलग अलग आकार होते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा कोकाई, एक बैसिलस, स्पाइरोसीड्स, विब्रियो और स्पाइरल। इस तरह के आकार के जो हैं जीवाणु होते हैं। इसमें पूछा है कॉर्क स्क्रू के आकार के कौन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स जो होते हैं ये कुछ इस तरह से स्पाइरल के आकार के होते हैं, इस तरह से, ठीक है। आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है। ये कोकाई है, कोकाई को कॉमा के आकार की होती है। कोकाई कैसी होती है? कॉमा के आकार की, इस तरह से, जैसे आप कॉमा लगाते हैं उस आकार की होती है। स्पाइरोसीड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको स्पाइरल शेप में दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिए
स्पाइरुलिना है, विब्रियो है, विब्रियो कुछ ऐसे है, और बैसिलस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया? तंतु में जीवाणु किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिटीज या विब्रियो? तंतु में जीवाणु यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज को कवक, जालीय, यू बैक्टीरिया या फिर तंतु में जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकारिकी रूप से कोकों के अनुरूप व माप के जीवाणु कोशिकाओं के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कोकों के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया और फंगस के बीच की कड़ी कौन है, जिस तरह आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी वायरस को पढ़ा, उसी तरह जीवाणु और फंगस के बीच की कड़ी कौन है? तो एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये जीवाणु और फंगस के बीच की कड़ी होता है। इसके प्रमुख वंशज माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज आदि होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरियम के स्पीसीज के कारण होता है? यानी कि जो समुद्र होता है उस पर जो लाल रंग दिखाई देता है, ये किस बैक्टीरिया के स्पीसीज के कारण होता है? क्लोकोकस, लिंगियोला, ट्राइकोडेसियम, इरिथ्रियम या फिर नॉस्टॉक? कौन से बैक्टीरिया समूह के कारण होता है? तो आप सभी को पता है कि लाल रंग जो होता है ये साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो ये एक प्रकार का जीवाणु है। यह सामान्यतः जल जो है समुद्र के जल पे, सामान्य जल पे जो नंगी चट्टानें होती हैं, जैसे आप नम चट्टानें जहाँ पे नमी पाई जाती है, मिट्टी आदि स्थानों पे उग जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर पूछा जाए लाल सागर में ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसी के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, ट्राइकोडेसियमस इरिथ्रियम बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी है? वेडेलोब्रियो, बेडेलोबिब्रियो, एरिथ्रोसिक्स, एसेरिसिया, बैगियाटोआ? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा दूसरे पे परजीवी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बेडेलोविब्रियो। बेडेलोविब्रियो वंश के जीवाणु प्रायः ग्राम नेगेटिव वायवीय बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रायः दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर परजीवी होते हैं। इन पर पोषक में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को ग्रहण करते हैं। वेलेडोविब्रियो बैक्टीरियो वायरस एक शिकारी जीवाणु प्रजाति है जो पर्यावरण और मानव आंत के भीतर पाई जाती है, और ये हमला करने में भी यानी कि फैलाने में, संक्रमण को फैलाने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड या प्रोटीन? कौन सी वो चीज़ है जो आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है? आप सभी को पता है जो बैक्टीरिया होता है इसकी आउटर कवरिंग जो होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में यही पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है या कोशिका की संरचना को बनाए रखने में, स्फीत दाब को 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से यह पूरी तरह से घिरा होता है। यह प्रायः माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांकोमाइसिटीज, रिक्टेशिया और क्लैडोमोनास में अनुपस्थित होता है। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको आर्कीबैक्टीरिया के अलावा और दे देता क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, प्लांक्टोमाइसीज, इन सब में भी जो होता है माइकोप्लाज्मा में भी ये अनुपस्थित होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है, प्लूरोनुमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा जीवाणु होता है या सबसे छोटा जीव है, और इसकी जो संरचना होती है वो 0.1 से लेकर 0.2 mm तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया आर रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन? जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं प्लाज्मिड, एपिसोम, मेसोसोम, न्यूक्लियाइड। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जीवाणु में श्वसन एंजाइम होता है वो मेसोसोम में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेसोसोम क्या है? तो हमने बताया था कि इसके अंदर जो ये वाली इनर मेम्ब्रेन होती है, यही अंदर मुड़कर कुछ मेसोसोम का निर्माण करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को मेसोसोम कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे जो होता है रिस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है? जीवाणु व माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंगी, वायरस एंड ब्राउन एल्गी?
कौन सा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसी को साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका मुख्यतः बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में पाया जाता है। यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीसोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विथ, मीसोसोम संबंधित नहीं है कोशिका भित्ति निर्माण में, डीएनए रिप्लिकेशन में, रिस्पायरेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें जो है मीसोसोम जो है नहीं पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सही जवाब ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस में। मीसोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य नहीं करता। बाकी मीसोसोम जो है ये कोशिका भित्ति ही है, अपने आप में एक अंदर की तरफ धरकर स्ट्रक्चर बनाती है। इसके साथ साथ डीएनए का रिप्लिकेशन भी करती है और रिस्पायरेशन भी इसी के कारण होता है। ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में कोई भाग नहीं लेती। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार का राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यही प्रोटीन संश्लेषण से सहायता मतलब प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? डिफाइंड सेल वाल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। कौन सा वो चीज़ है जो जीवाणु यानी बैक्टीरियल सेल में अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जीवाणु में यानी कि बैक्टीरियल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये अनुपस्थित होता है। इसमें सेल वाल, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं सभी यूकैरियोटिक में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के 30 क्वेश्चन जो बैक्टीरिया से ही संबंधित है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमें मोटिवेशन आपके कमेंट से, लाइक से और सब्सक्राइब से आएगा। तो आप लोग से प्लीज़ अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, अच्छे से अच्छे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।